हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 2023 के लिए ये संभावित प्रश्न है जो कि एग्जाम में छपने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सोशल साइंस का बहुत बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देखने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत अच्छा ख्याली पुलाव यानी कि मन में लड्डू फूटने वाला है कि भाई साहब ऐसा ऐसा सवाल जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आपको क्यों ना ऐसे सवाल पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जो सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। देखिए कितना बार सवाल पूछा गया है। ओ माय गॉड, है ना। बोला गया फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। मतलब पोषणीय स्तर मतलब जमीन जो है, जो पोषण जो देता है वो बरकरार रखता है। यानी कि जो पौधा को जो पोषण मिलता है ना जमीन से, मिट्टी से, वो फसल चक्रण का मतलब चक्रण मतलब आज अभी मतलब एक बार गेहूँ रोपाया, फिर धान रोपेगा, फिर गेहूँ रोपाएगा, इस तरह फिर चना रोपेगा, बहुत तरह से। तो फसल चक्रण होते रहेगा तो मिट्टी जो है उसका क्या रहेगा, उर्वरक शक्ति जो है बरकरार रहेगा। उन्हें बोला पोषणीय स्तर मतलब उर्वरक शक्ति बोल सकते हैं, बरकरार रख सकते। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में हरा उत्पन्न होता है। अगर कोई एक खेत में लगातार खाली गेहूँ उगाते रहेगा आदमी, खाली कपास होता उगाते रहेगा, खाली आलू उगाते रहेगा, तो भाई साहब मिट्टी का मतलब मामला हल हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा फिर। ठीक है ना। अब बोलता क्या, इसे तिलहन दलहन पौधे में अब कब होते हैं, तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो तिलहन या दलहन का जब पौधा लगाते हैं ना तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति होता है। अब देखोगे गेहूं के साथ अक्सर दाल वाला पौधा, तेल वाला पौधा उगा दिया जाता है ना। दलहन पौधा, तिलहन पौधा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। देखिए कितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऐसे क्यों है जरा भाई, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आज मोबाइल से रिकॉर्ड करता रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। देखिए कारण इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, इसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको यार, तो एक बार पढ़ लो आप, ठीक है ना। बाकी तो इसमें जानते कि 1974 में शुरू हुआ था। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, भ्रष्टाचार वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो छात्रों ने आंदोलन कर दिया। छात्रों ने एक सहायता लिया, जय प्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक कहते हैं, है ना। इसको नेतृत्व बनाया, अपना लीडर बनाया, और लीडर बना करके इसको अगुवाही बना, लीडर बना दिया। और बिहार की मतलब जो जितना सारा जो है ना जो लोग जितना सारा प्रॉब्लम हो रहा था, भ्रष्टाचार वगैरह, तो इनको मतलब बोला गया कि आप इसका नेतृत्व करें, हम लोग छात्र आंदोलन कर दें। तो छात्र आंदोलन बहुत ज़्यादा जोर शोर से चला। उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने ऐसा मतलब अपना नेतृत्व किया कि ये छात्र आंदोलन जाके के पूरा संपूर्ण क्रांति जैसा बन गया। पूरा इंडिया में पूरा क्रांति हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था। पूरा इंडिया में क्रांतिकारी हो गया, क्रांति बढ़ गया था। ठीक है ना। बोला जा रहा था क्या क्या कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। उत्तर भारत में ऐसा हो गया था ना कि कांग्रेस ने जीत भी नहीं पाया था। एवं स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना सीट गंवा बैठी। आपको पता है 1977 में जो चुनाव हुआ था, है ना। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को वोट मिल गया था। तो कांग्रेस मतलब ऐसे हार गई। तो इतना बुरी तरीके से हारी थी कि देखो इंदिरा गांधी जिस सीट से उठी थी वो प्रधानमंत्री खुद हार गई थी, है ना। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है ना। तो यही हुआ था छात्र आंदोलन में। ठीक है। देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। देखिए आपको ना ये देखना है क्या भाई साहब, कितना बार रिपीट सवाल आ रहा भाई, है ना। तो इसको तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिपीटेड ज़्यादा सवाल आता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। अब पढ़ता है नगर निगम का क्या कार्य। देखिए नगर निगम के कार्य, तो यहाँ पे तो बहुत सारा कार्य मैं लिख दिया हूँ। शायद आई थिंक ये 10 नंबर का सवाल है। ओह माय गॉड, ये तो लॉन्ग सवाल है। तो देखिए नॉर्मल सा सवाल क्या है, कूड़ा करकट का, गंदगी की सफाई करवाना, पानी पीने का प्रबंध करना, गली नाली का पुल वगैरह निर्माण करना, मनुष्यों के पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना, छुआछूत जैसे विकारों पर रोक लगाना कि भाई छोटा जात बड़ा जात कुछ नहीं होगा, सब सेम रहेगा, है ना। प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर की स्थापना करना, म्यूजियम को बोलते हैं। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्रीय, बहुत सारा दुनिया भर के यार स्थापना करना, कल्याण करना, खतरनाक व्यापारों की रोकथाम करना, मतलब जैसे ड्रग्स वगैरह ये सब है ना। ठीक है। दुग्धशाला की स्थापना करना, आग बुझाने, इतना कर देगा तो हमारा बिहार तरक्की में हो जाएगा जी, है ना। इतना करता है देखो। तो मनोरंजन के लिए गृह प्रबंध करना, भाई साहब अपना सब मोबाइल में मनोरंजन करता है, घर नहीं मिलेगा अलग से। फिर नगर की जनगणना करना, नगर नए बाजारों का निर्माण करना। एक तो बाजार चल नहीं पा रहा, जैसे नया कहाँ से निर्माण करेगा भाई। आगे क्या बोलता है, नगरों में बस चलवाना, चलता है लेकिन। शमशानों एवं कब्रिस्तानों की देखभाल कर, ये तो खैर कुछ नहीं करता यार इन लोग।
देखे हो शमशान घाट देखिए, कब्रिस्तान देखिए, कब्रिस्तान तो फिर भी घेरा हुआ, लेकिन शमशान का अक्सर शमशान घाट देखिए घेराबंदी नहीं रहता है, हालांकि होना चाहिए। ये सब खाली लिखने में है। गृह उद्योग एवं सरकारी भंडारों के सामने, बाप रे सरकारी भंडार, यहाँ भीख मांगते मांगते सबको दिन जा रहा है। तो सरकारी भंडार में तो फिर गरीब रहेगा ही देश में नहीं। अरे बाप रे बाप, ये सवाल देखो कितना बार रिपीट हुआ मेरे प्यारे। ओ माय गॉड, आर्थिक नियोजन क्या है? 11, 12, 16, 18, 21, 22 में दोनों टाइम आया, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन मतलब क्या होता है जी? देखिए, जब राष्ट्रीय आय क्या बोलता है, अरे यार तुम बोलता, अगर राष्ट्र जब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार देश के विभिन्न संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है तो आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझ में आ रहा? राष्ट्र यानी कि कोई देश है, अपना प्राथमिकता के अनुसार जो भी उसके मतलब जो भी उसका प्राथमिकता है, जो भी उसका अधिकार है, तो अनेक विभिन्न देश के अनेक संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में लगाता है। मतलब जैसे समझ रहे हैं, कोई चीज़ है, उसको ऐसा जगह लगाना है जो उसका विकास हो, अलग अलग काम में लगाना है, उस काम को खर्च करना है, ठीक है ना। संसाधन समझ, जैसे कि कोयला है, कुछ मान ली पेट्रोल है, तो बहुत सारे संसाधन है, तो उसको ऐसा जगह यूज करना जो वहाँ पे कल्याण का काम कर सके, विकास का काम कर सकते, उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक मतलब पैसा का नियोजन करना, पैसा का एक योजना के अनुसार जो है पैसा को बंटवारा करना। तो पैसा नहीं बांटेगा, कुछ ऐसा संसाधन होगा, उसको उस जगह पे पहुंचाएगा जहां पे जरूरत है उसको, तो निर्माण होगा। अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का एक ऐसा नियोजन समन्वय उपयोग होता है जिसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं आपको, गाँव में अभी क्या हुआ, अभी गाँव में क्या हो रहा, एक टंकी बैठ रहा बड़ा सा, और नल निकाल के सब घर घर पहुंचा रहा। तो एक पानी संसाधन है, उसको ऐसा जगह यूज कर दिया सरकार ने कि अब कहाँ, जहाँ पे कल्याण नहीं था, जहाँ पे पानी की किल्लत थी, उसको क्या करा, बरकरार रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारा है ना। अक्सर 5 वर्षों के लिए ये योजना बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, 5 जैसे को पंचवर्षीय योजना बोलते हैं ना। देखिए ये भी सवाल, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये तो खैर आपको एकदम जानना चाहिए। अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपने लिए कार्य का मौका ढूंढते हैं और आजीविका का संपादन करते हैं। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी इसको छाप सकते हो, है ना। सेम टू सेम नहीं कि सेम है, बस आप जान लो कि क्वेश्चन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तुमको जहाँ से मिले, स्कूल से मिले, कोचिंग से मिले, ऑनलाइन मिले, कोई भी किताब से मिले, कोई भी गाइड से मिले, बस इसको छाप दो, है ना। लेकिन मतलब तुम्हारा अर्थ वही आना चाहिए। अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसा काम, ऐसा गतिविधि जिसके अंतर्गत लोग अपने जीवन चलाने के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या हो रहा है, सभी क्रियाएं, और वो सभी क्रियाओं का काम मकसद क्या होता है, लोग पैसा कमा करके अपनी जीवन को गुजारा करना, है ना। चलो आगे है वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय से सिंपल समझते हैं, वस्तुओं का लेन देन, है ना। जब हम पहले ज़माने में दादा दादी लोग क्या करते थे, धान दिया दही लिया, है नहीं होता था, ऐसे होता था, चावल दिया तो ये ले लिया। अभी भी गाँव वगैरह में देखिएगा तो धान रोपता है तो सत्तू देता है ना। मोरी रोपेगा तो सत्तू दे देगा उसको, सत्तू लो भाई, सत्तू ले लो, गेहूँ ले लो, अभी भी गाँव में होता है। तो अब तो मशीन वगैरह भी आ गई, लेकिन गांव में अभी भी आदमी बोता है जाके। तो इस यही हो गया क्या इसका आंसर। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वक्त सभी इच्छित वस्तुओं को समय उत्पादन नहीं करता। हाँ बिल्कुल, अन्य वस्तुओं के लिए अन्य लोग बने। अब हमको चाहिए चावल, तो हर कोई चावल थोड़ी उगाएगा। हम मेरे पास धान, मेरे पास गेहूँ उपज रहा, और हमको चावल को आवश्यकता है, तो हम चावल लेंगे ना दूसरा से। तो जब व्यक्ति इच्छित वस्तु को उसके समय के से प्राप्त नहीं होते हैं, पास नहीं होती, तो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, समय के पास उपलब्ध वस्तु को देता है और उससे लेता है। जैसे मुझे चाहिए गाय, मुझे चाहिए बकरी। अब मैं एक मतलब जैसे मैं एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी हूँ, सपोज डैट मैं कपड़ा बेचने वाला व्यापारी हूँ, मुझे चाहिए घड़ी चाहिए, तो घड़ी लेने के लिए हमको कपड़ा देना पड़ेगा, घड़ी लेना पड़ेगा। तो पहले ऐसा होता था, जैसे धान या चावल देकर गुड़ या तेल प्राप्त करना, अभी भी दुकान में होता कि नहीं। मुद्रा के आविष्कार के पहले यही सब काम होता था, है ना। अब तो भाई पैसा दो और डायरेक्ट पे फोन करो ना, पेटीएम करो, पहले बोलो जाओ भाई पेटीएम कर देंगे, है ना। वैश्वीकरण क्या है, देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय है, मतलब दुनिया का जितना सारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है सबका कोऑर्डिनेट करना, एकीकरण करना, मतलब पूरा बिजनेस को एक जगह लाके जमा करना। मतलब ये हुआ कि दुनिया के कोई भी देश जो है किसी भी देश में जाके बिना रोक ठोक के व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अर्थव्यवस्था उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब आगे और क्या ये बताया था, थोड़ा सा उसके में जोड़ देना है। इन्होंने जो बताया ब्रैंको मिलनोविक ने कहा था, जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का सवाल आता, ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत भी नहीं है।
आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है भाई? भाई साहब सवाल देखो, सवाल कैसे घुमा के पूछ रहा है। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें, आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्या है, तो सबका आंसर वही होगा। आपदा कोई भी हो सकता है भाई साहब, प्रबंधन अनिवार्य है ना। आपदा चाहे सुनामी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे फिर भूकंप आ जाए, चाहे फिर आपको भूस्खलन हो जाए, चाहे फिर प्राकृतिक आपदा हो, चाहे नेचुरल आपदा हो, लेकिन उसका बचाव प्रबंधन मैनेजमेंट जरूरी है। आपदा से ना कि सिर्फ कि विकास कार्य अवरुद्ध होता है, आपदा आता था जितना विकास का काम, रोड बन रहा रुक गया काम, रोड वाला रोड भी बेकार हो जाता है। वरन विकास कार्य में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं, बहुत रुकावटें उत्पन्न होती है, व्यवधान मतलब बहुत रुकावटें उत्पन्न होती है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर या राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता की गई है, जैसे सुखाड़ बाढ़ हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक समूह से कुएं की खुदाई हो सकती है ना। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन का निर्माण किया जा सकता है। ये सब सरकार के द्वारा योजना नियम कानून बना दिया गया है कि अगर आप ऐसा घर बना रहे हो तो ऐसा घर बनाओ जो भूकंप आने पे भी टले। तो आजकल देखते हैं हमारे घर कैसे बनता है, पिलर बनता है कि नहीं। अब हर घर में पिलर, देखिए पिलर चारों खंभा, इधर से खंभा गड़ देगा। अब बीचों में खंभा रहता गड़ा हुआ बड़ा हुआ। देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो भाई साहब इसको पढ़िए खुद से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है ना। देखिए ये था कारण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अब यहाँ पे है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों के लिए बारे में लिखना है। देखिए इतना लंबा लिखना है क्यों, क्योंकि 2 नंबर आप ऐसा मत खाली ये वाला लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। खाली इसको लिखने से नहीं मिलेगा, इसका लिख करके कुछ बताना है कि 1917 से पहले क्या था, फिर क्या हुआ। देखो 1917 से पूर्व रूस के निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी, जार शासक चलता था। राजतंत्र हुआ, विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो जार निकोलस द्वितीय आया, जिसके शासन में क्रांति, उसी के शासन में क्रांति हुई। राजा के दैवीय अधिकारों का विश्वास करता था, उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। बहुत ही मतलब जालिम बादशाह समझो, है ना। जार की निरंकुशता, मजदूरों की स्थिति भी दयनीय थी, बहुत कर्ज हो गया था, उसको मजदूरी भी नहीं मिलता था सही से, बहुत कुछ प्रॉब्लम था यार। असहयोग आंदोलन देखिए, हमारे गांधी जी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, है ना, कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन, सवाल आ गया ना कि प्रथम जन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1922 में। असहयोग आंदोलन को बोलते हैं जन आंदोलन, है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट बना दिया कि देखो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, बिल्कुल किया था। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का वादा किया था। युद्ध के बाद परिस्थितियां बदल गई, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश नेता पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसका विरोध भारतीयों ने किया था। तो मतलब ये क्या है भाई, ये है असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, अब परिणाम, कारण क्यों, अब परिणाम क्यों। तो ये सब होने के कारण रॉलेट एक्ट वगैरह लागू हुआ, तब जाके ना असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। जालियांवाला बाग में इतने सारे नरसंहार हत्या हो गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि बात मत समझो, वही असहयोग आंदोलन को आलोचक अचानक स्थगित करना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, जो पहले था। संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया, धर्म के नाम पे लड़ा झगड़ा होना शुरू हो गया। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्यायों का भी निवारण हुआ। इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन के महान उपलब्धि हासिल की। ओके, कांग्रेस एवं गांधी जी ने संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ, समूचा देश पहली बार एक साथ हुआ और फिर लास्ट में अंग्रेजों को छक्का छुड़ा कर भगा दिया। एक सवाल और है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो मैंने बताया था कि वीडियो में, आप यहाँ पे देख लो, है ना, कि सत्ता के साझेदारी नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, लेकिन करना बहुत जरूरी सत्ता की साझेदारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट करना, ये सब सवाल आपको कोई जरूरी कि सेम टू सेम मेरे जैसे लिख दो, आप अपने से भी लिख सकते हो, अपना मैटर बना के लिख सकते हो। ओके ओके बाय। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करना, कैसे लगी वीडियो। ये मेरे लाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन कौन से सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ओके डियर, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगी। नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।